मेरी बहन रोज मुझसे करियाने की दुकान से एक बड़ी मोमबत्ती मंगवाती और मेरे सामने उसमें से धागा निकाल कर कमरे में ले जाती। मैं बहुत हैरान हुआ था क्योंकि आजकल तो लाइट भी नहीं जाती थी। फिर मेरी बहन इन मोमबत्तियों का क्या करती है? एक दिन मैंने सोच लिया था कि बाजी के कमरे में छुप कर देखूंगा वो इन मोमबत्तियों का क्या करती है। आज भी मेरी बड़ी बहन ने मुझसे दो बड़ी मोमबत्तियां मंगवाईं। फिर उनके धागे निकाल कर कमरे में जाने लगी तो अम्मा ने आवाज़ दे दी। जाते हुए मेरी बहन अम्मा की बात सुनने लगी। मैं जल्दी से जाकर कमरे में छुप गया। 5 मिनट गुजरे थे जब मेरी बहन हाथ में मोमबत्ती पकड़े कमरे में दाखिल हुई और एक बेड पर बैठकर दोनों मोमबत्तियां जोड़कर। मेरा नाम शाहनवाज है और मैं अपने इलाके का सरदार का 8वां सबसे छोटा बेटा हूँ। हम 8 भाई हैं, अपने इलाके की शान हैं। मेरी गुलबाजी हमारी सबसे बड़ी बहन है। उससे छोटे 3 भाइयों की तो शादियाँ हो चुकी हैं, मगर इसकी अभी तक मंगनी भी नहीं हुई। बाजी गुल मेरे वालदैन की इकलौती बेटी और लाडली तरीन औलाद है, इसलिए शायद वो अपनी निगाहों से दूर नहीं करना चाहते। खैर जो भी है, वो हमारे वसी और ईज महल में कैदे तन्हाई काट रही हैं। इसकी कोई दोस्त भी इससे मिलने हमारी हवेली नहीं आती और ना ही कभी वो किसी के घर गई हैं। अम्मी को लगता है कि ये सब लड़कों के शौक हैं, दोस्तियाँ निभाना उन्हीं को जेब देता है। मेरे सब घर वाले इस बात से मुतफिक हैं, जबकि मुझे उनकी ये बात पसंद नहीं है। इसीलिए मैं अपनी बहन की तन्हाई मिटाने की हद दर्जा कोशिश करता। कभी लैपटॉप लगा देता, कभी कोई चीज़ ला देता। अम्मी को तो ये सब भी पसंद नहीं, कभी उसे कोई चीज़ ला कर नहीं दी, मगर मैं कहाँ उनकी सुनता था। यहाँ तक तो सब ठीक, मगर अब ये मोमबत्ती की फरमाइश। गुलबादी ने अपने कमरे की कुंडी लगा ली तो अम्मी ने मुझे आड़े हाथों लिया था। वो बोली, शाहनवाज, देख लिया ना अपनी बहन को, उसने कमरे को कुंडी लगाई क्योंकि हम उससे मोमबत्ती ना ले सकें। अगर अब तुमसे गुल ने दोबारा मोमबत्तियां मंगवाई तो मुझे बताओगे? मैंने अम्मी से वादा कर लिया कि अगली बार जब गुलबाजी मुझसे मोमबत्तियां मंगवाएंगी तो मैं उनको ज़रूर बताऊंगा। अम्मी को टाल कर मैं अपने कमरे में चला गया। मैं आराम करने के लिए लेटा, मगर मुझे सुकून ही नहीं। आराम आता भी कैसे? रह रह के बाजी की हरकत की तरफ ध्यान जाता। ऐसा क्या था उस शापर में जो वो मैं ना देख सका? आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया? रात में अब्बू और हम सब बहन भाई अम्मी मिलकर खाना खा रहे थे। बाजी गुल का खाना तो उनके कमरे में ही दिया जाता था। बाजी गुल की खास मुलाजमा उनके लिए खाना ले जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने उसके हाथ से खाने की ट्रे ले ली। कुछ खाना लेकर जाने लगा तो अम्मी ने आवाज़ देकर रोक लिया। उन्होंने मुझे बड़ी मशकूक नज़रों से देखकर कहा, खाना ज़रमीना को दे दो, वो ले जाएगी। तुम बैठकर अपना खाना ख़त्म करो। मैंने अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलकर कमरे में चला गया। बाजी गुल किबला की जानब मुँह करके बैठी थी। उन्होंने दुआ करके सलाम फेरा तो बोली, ज़रमीने, तुम जानती हो क्या, अम्मी ने शाहनवाज के हाथों में वो शापर देख लिया था जिसमें मेरी ज़िंदगी की वाहिद खुशी मुझ तक पहुँचती है। उन्होंने वो शापर शाहनवाज से ले लिया था। शाहनवाज तुम? बात करते करते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। ज़रमीने की जगह मुझे देखकर वो घबरा सी गई थी। मेरे दिल ने घंटी बजाई थी। कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा था जिसकी मुझे खबर नहीं थी, लेकिन बाजी गुल पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि मुझे उन पर शक हो गया है। मैं मुस्कुरा कर बोला, बाजी गुल, इतने बड़े रईस की बेटी की खुशियाँ मोमबत्ती से क्यों जुड़ी हैं? आप हुक्म तो दें, मैं एक आधा मोमबत्ती का कारखाना आपके लिए लगा ही सकता हूँ। बाजी गुल मेरी बात सुनकर हंसी थी, मगर उनका हंसना रोने जैसा था। वह हंसी तो उनकी जुरियों में भी आंखें रो पड़ी थीं। मेरे दिल को किसी चीज़ ने मसल कर रख दिया। मेरी प्यारी सी मासूम सी बाजी गुल बूढ़ी हो रही थी। ये एहसास लम्हों में मुझे पाताल में गिरा गया था। मैं बोला, बाजी, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो वो बोली, शाहनवाज, कभी मेरा दिल करता है कि काश मैं चिड़िया होती, मेरे कंधों पर होते तो मैं इस जेल खाने से निकल कर उड़ जाती। कभी जी चाहता है कि मैं रात में सो जाऊं तो सुबह जब ज़मीन ने मुझे उठाने आए तो मैं ना उठूं। वो सीना पीट कर दुहाई दे कि नगीन गुल मर गई है। बाबा मेरे कमरे में आए। उनको मालूम हो कि उनकी बेटी किस वहशत में जी रही है। ये कमरा बड़ा पुरस्कार है। ये किसी के बेत नहीं खुलने देता कि नगीन गुल तो बड़ी तन्हाई में है। लेकिन जब मैं मर जाऊंगी ना तो ये सब राज उगल देगा, मेरी तन्हाई के भी और मेरी बेबसी के भी। बाजी गुल ने हंसकर कहा था, जबकि मैं उनके गले लगकर रो पड़ा था। मैंने उनके सर पर हाथ रखकर कहा कि मैं उनकी तन्हाई मिटाने की कोशिश करूंगा। अगले दिन मैं बाबा के कमरे में गया।
तो वो किताब पढ़ रहे थे। मैंने बिला किसी तहमीद के कहा, बाबा, बाजी गुल बहुत तनहा हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनकी शादी कर दें। बाबा ने मुझे बड़े गौर से देखा और बोले, ऐसा तुमसे गुल ने कहा है? मुझे कुछ कहने की मोहलत दिए बिना अम्मी बोल पड़ी थी, सरदार जी ये तो पगला है, खुद से ही बातें बनाता है। मैंने आपको बता रखा है ना कि गुल कहती है वो किसी से शादी नहीं करेगी, उसमें तो एक पैदाइशी नुक्स है। वो नुक्स क्या है ना तो मैं उसके भाई को बता सकती हूँ ना बाप को। औरतों की कुछ खुफिया बातें होती हैं। मैं और बाबा एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे। मैं वहाँ से उठाया था, मेरा दिल भी वीरान सा हो गया था। मैं तो बड़ी आस लेकर गया था अपने वालदैन के पास, मगर मुझे कहाँ मालूम था कि आखिरी उम्मीद भी खो दूंगा। मुझे अब सब समझ में आया था कि मेरे वालदैन क्यों बाजी गुल की शादी नहीं कर रहे थे। अब मैं अपनी बहन को आज़ादी कहाँ से ला कर देता। मैं मायूस सा हो गया। मैंने बाजी गुल को खुश करने का सोचा। मैं उसी दुकान पर गया जहाँ से बाजी मुझसे मोमबत्तियाँ मंगवाया करती थी। मैं दुकान में दाखिल हुआ तो दुकानदार मुझे देखकर हैरान हो गया था। मैंने उससे कहा कि मुझे 20 मोमबत्तियाँ चाहिए। वो मेरी तरफ बड़ी अजीब सी सूरत बनाकर देख रहा था। फिर बोला, आप मोमबत्ती ही लेने आए हैं ना? मुझे इसके सवाल पर गुस्सा आ गया। मैं बोला, हाँ, अब लिख कर दूँ कि मैं मोमबत्ती ही लेने आया हूँ। वो बौखला गया। उसने जल्दी से मोमबत्ती को एक शापर में डालकर मुझे थमा दी। मैं घर गया, अम्मी से छुप छुपा कर वो मोमबत्तियाँ बाजी गुल के कमरे में ले गया। मैं नहीं चाहता था कि अम्मी फिर मुझसे सवाल जवाब करें। मैंने वो शापर बाजी गुल के सामने रख दिया और बोला, बाजी आपके लिए मोमबत्तियाँ लाया हूँ। मगर वो खुश नहीं हुई। बाजी की हालत भी बिल्कुल उस दुकानदार जैसी हो गई थी। वो हैरत ज़दा सी कभी मुझे देखती, कभी शापर को। वो बोली, तुम्हें ये शापर खुद दुकानदार ने थमाया है? मैंने कहा कि मैं सड़क से गुजर रहा था, तो दुकान देखकर रुक गया। मैंने आपके लिए मोमबत्तियाँ ले ली। वो मुस्कुरा पड़ी और बोली कि शाहनवाज तुम बहुत अच्छे हो, मेरा बहुत ख्याल रखते हो। मैं बाजी गुल से इधर उधर की बातें करता रहा। फिर मुझे ज़मीनों का चक्कर लगाने जाना था, इसलिए उधर से उठकर आ गया। मैं जैसे ही किचन के पास से गुजरा, मुझे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, ज़रमीने मुझे सच सच बता, नगीन मोमबत्ती का क्या करती है? मैं सर झटक कर आगे चला गया। मैं यही सोचता रहा कि आखिर अम्मी बाजी गुल पर इतनी कड़ी नज़र क्यों रखती हैं। मोहब्बत ऐसी तो नहीं होती कि इंसान को मुट्ठी में कैद कर लो, कि उसका सांस ही बंद होने लगे। फिर मुझे रह रह कर बाजी गुल और दुकानदार के परेशान से चेहरे याद आ रहे थे। इतना तो मैं जान गया था कि कोई राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मैं घर देर से लौटा, रात हो चुकी थी, लेकिन घर का वही माहौल था जो मैं छोड़ कर गया था। अम्मी ने ज़मीने को आड़े हाथों लिया हुआ था। पास ही बाजी गुल भी खड़ी थी, वो रो रही थी। मैं अपनी बहन को रोता देखकर जल्दी से आगे बढ़ा। मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? बाजी गुल रोते हुए मेरे गले लग गई। ज़मीने बोली, नगीन बीबी ने मुझे दुकान पर बेचकर पापड़ वगैरह मंगवाए थे। बड़ी बीबी मुझ पर खफा हो रही हैं कि मैं बिन बताए क्यों गई थी। मैंने ज़मीने को वहाँ से भेज दिया, तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूँगा। वो चली गई तो अम्मी ने बाजी गुल से शापर लेकर एक एक चीज़ की तलाशी ली। शापर को उलट पलट कर देखने लगी, मगर एक पापड़ और लौंग इलायची के अलावा उसमें से कुछ नहीं निकला था। अम्मी खामोशी से वहाँ से चली गई थीं। बाजी भी अपनी चीज़ें उठाकर अपने कमरे में चली गई थी। मुझे अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था। बाजी गुल शायद अपनी खुफिया बीमारी का इलाज हम सब से छुप कर करवा रही थी, जबकि अम्मी तो थी ही सख्त। वो हम बाइयों पर भी बड़ी कड़ी निगाह रखती थी। फिर बाजी तो लड़की थी, उन पर तो सख्ती करनी बनती ही थी। उन्होंने इस दिन के वाक़ये के बाद पूरा हफ्ता बाजी गुल ने मुझसे कुछ नहीं मंगवाया। मैं बहाने बहाने से उनके कमरे में जाता रहा कि शायद वो मुझसे कोई फरमाइश कर दें, लेकिन उन्होंने अपनी ज़बान पर ताले लगा लिए थे। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल ठीक होने लगा। मोमबत्ती की बात सबको भूलने लगी। जब अचानक बाजी गुल मेरे कमरे में आई और बोली, शाहनवाज आज तुम मेरे लिए 2 मोमबत्ती ला देना। मैंने गौर से बाजी को देखा, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। शाम को घर आया तो बाजी ने मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं सबसे छुपता छुपाता मोमबत्ती बाजी के कमरे में जाकर उनको दे आया। जैसे ही बाहर आया अम्मी ने मुझे देख लिया, मुस्कुरा कर बोली, अपनी बाजी का तुम बहुत ख्याल रखते हो, मगर माँ का दिल हज़ार वसवसों के तहत काँप जाता है। मुझे डर लगता है कि वो अपनी बीमारी की वजह से परेशान होकर खुद को नुकसान ना पहुँचाए। इसी वजह से डरती हूँ। अम्मी की आंखें आंसू से भर गई थीं। मैंने अम्मी को दिलासा दिया कि उनकी इकलौती चहेती बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। अम्मी मुझसे लिपट गईं और रोने लगी। फिर बोली, शाहनवाज तुम मेरे साथ चलकर आज मुझे गुल के हाथ से वो शापर ले दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी।
अम्मी की हालत देखकर मुझे उन पर तरस आ गया था। मैं उनके ज़हनी सुकून के लिए इतना तो कर ही सकता था। मैं और अम्मी इन्हीं कदमों वापस लौटे थे। हम अचानक से बाजी गुल के कमरे में दाखिल हुए। तब वो बेड के गद्दे के नीचे कुछ छुपा रही थी। अम्मी ने ज़रमीने को पुकारा तो वो भागती हुई हमारे पास आई। अम्मी बोली, जा जाकर बड़े साईं को बुला कर ला। मैंने अम्मी को तंबीही नज़रों से देखा, मगर वो मुझे नज़रअंदाज कर गई थी, जबकि बाजी गुल शिकवा कुनान निगाहों से मुझे देख रही थी। बाबा भी बड़ी जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच गए थे। बाजी गुल के पसीने छूट गए थे, उनकी रंगत यकदम जर्द पड़ गई थी। अम्मी बाबा को देखकर जल्दी से बोली, साईं, मैंने आपको अक्सर बताया था ना कि नगीन गुल मोमबत्ती मंगवाती है, वो भी 2। इससे पूछे किधर हैं। बाबा मुस्कुरा कर बोले, रख लिए होंगे, बच्ची है, छोड़ो सब। अम्मी जल्दी से आगे बढ़ी और बाजी पर चीख कर बोली, दिखाओ तो हम सब से क्या छुपाया हुआ है, तुम्हारे हाथ में क्या है। बाजी गुल ने अपना हाथ मजीद पीछे करने की कोशिश की थी, जबकि अम्मी ने बाजी की किलाई थाम कर हाथ आगे कर दिया। उनके हाथ में मोमबत्ती वाला शापर था, इसमें से एक टुड़ा मुड़ा सा कागज़ झांक रहा था। अम्मी ने वो शापर बाजी के हाथ से छीन कर हवा में लहराया। फिर उन्होंने ज़रमीने को हुक्म दिया कि वो बाजी गुल के बेड के गद्दे को उल्टे। जैसे ही ज़रमीने ने गद्दा उल्टा, वहाँ भी सफ़ेद रंग के कई कागज़ पड़े नजर आए। अब सब दंग रह गए थे कि ये क्या हो रहा है। ना जाने कैसे सबको खबर हो गई थी। मेरे बाकी भाई भी बाजी गुल के कमरे में आ गए थे। अम्मी ने वो सफ़ेद कागज़ मुझे थमा कर कहा कि इसे बाआवाज़ बुलंद पढ़कर सुनाओ। मैं अपनी बाजी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था भला। नहीं चाहता था कि बाजी का सर अपने बाप या भाइयों के सामने झुक जाए। इसलिए मैंने कहा, अम्मी, ये मेरा कागज़ है, मैंने बाजी को दिया था। मेरी बात मुंह में ही रह गई। अम्मी ने मुझसे वो खत छीन कर सबसे छोटे भाई को थमा दिया। वो अम्मी के डर से जल्दी जल्दी खत पढ़ने लगा, जिसमें लिखा हुआ था, बाजी नगीन, प्लीज़ प्लीज़ मान जाइए ना, फुरकान भाई आपको बहुत चाहते हैं। आपने जिस दिन मुझे खत में हाँ कह दिया, उससे अगले दिन ही मैं भैया के नाम की अंगूठी आपको पहनाऊंगी। आपकी तायाजाद बहन का आपके साथ वादा है। खत का सियाको सबाक सुनकर अम्मी सख्त बदमज़ा हुई थी। उन्होंने बारी बारी तमाम खत भी पढ़ा डाले। वो सब खत हमारे ताया की बेटी के थे। अम्मी का चेहरा हमारे जिल्लत के सुर्ख पड़ चुका था। उन्होंने इतना हंगामा शायद इसलिए लगाया था कि बाजी गुल का शायद किसी के साथ कोई चक्कर रहा है। माएँ तो पर्दा डाल लेती हैं, कोई चक्कर चल रहा है, माएँ ऐसी बातों पर पर्दा डाल लेती हैं, मगर अम्मी मुनफरिद माँ निकली, जिन्होंने खत पढ़ाने के लिए बाकायदा मजमा लगाया हुआ था। अब्बू बोले, नगीन गुल, अगर तुम्हारा झुकाव फुरकान की जानब था तो पहले क्यों ना बता दिया। वो मेरे सगे भाई का बेटा है, मेरे लिए तो ये रिश्ता काबिल फ़ख्र होता। बाबा की बात सुनकर बाजी गुल ने अम्मी की जानब बड़ी हैरत से देखा था। वो बोली, बाबा, 2 साल पहले जब फुरकान और लैला हमारे घर आए थे, तभी हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। फुरकान ने मुझसे इजाज़त मांगी थी ताकि वो अपने वालदैन को लाकर मेरा रिश्ता मांग ले। ये बात मैंने अम्मी से कही तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। अम्मी ने कहा कि तुम्हारे बाबा और ताया का ज़मीनों पर तनाज़े चल रहा है, तुमने रिश्ते की बात की तो तुम्हारा बाप तुम्हें गोली मार देगा। मैं डर गई थी। फिर मैंने लैला और फुरकान को इनकार कर दिया। वो लोग चले गए तो लैला ने मुझे एक ख़त लिखा, वो अम्मी के हाथ लग गया। अम्मी मुझ पर खूब गुस्सा हुई। अम्मी ने कहा कि आज के बाद अगर वहाँ से कोई ख़त आया तो वो सब कुछ आपको बता देगी बाबा। इसलिए मैंने लैला को ख़त लिखने से भी मना कर दिया था, मगर लैला ने एक नया हल निकाल लिया। उस दुकानदार को कुछ पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था। लैला अपना ख़त यूँ मोमबत्ती के शापर में डालकर बेचती थी, इसलिए वो मोमबत्ती दुकान से मंगवाती थी ताकि किसी को पता ना चले कि इनमें क्या है। हम सब शशत रह गए थे। बाबा बोले, नगीन गुल, हम तो तुम्हारी शादी तुम्हारी बीमारी की वजह से नहीं कर रहे थे। बाजी गुल तड़प गई थी। उन्होंने कहा, मुझे मुझे कौन सी बीमारी है बाबा, आप क्या कह रहे हैं। बाबा ने हैरत से अम्मी की जानब देखकर कहा, तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हें कोई खुफिया बीमारी है जिसकी वजह से तुम शादी नहीं करना चाहती। बाजी गुल बोली, बाबा, आपने ही तो हुक्म दिया था ना कि जिस दिन गुल ने शादी का नाम लिया मैं उसे मार दूंगा। अम्मी ने मुझे बताया था। सब हैरान खड़े थे कि आखिर हो क्या रहा है। बाबा ने गरजदार आवाज़ में अम्मी को मुखातिब कर कर कहा, आज मुझे सब कुछ मालूम हो गया है कि तुमने ये सब क्यों किया। मैंने बिन माँ की बच्ची तुम्हारे सपुर्द इसलिए नहीं की थी कि तुम इसको नागन बनकर डस लो। अम्मी के पसीने छूट गए थे। हमारी मासूम सी गुलबाजी रो रही थी, जबकि हम सब भाई बाबा की जानब देख रहे थे। हम तो अभी भी अम्मी की जानब देख रहे थे। अम्मी बोली, साईं, मैंने आपकी बेटी को हमेशा माँ का प्यार दिया है
तभी तो आज तक जान नहीं पाई कि उसकी सगी माँ तो उसकी पैदाइश के वक़्त ही मर गई थी। मगर हकीकत ये थी कि अम्मी चाहती ही नहीं थी कि वो अपनी सौतेली बेटी की शादी कहीं करती और सारी जायदाद जो थी वो इस लड़की की उसके हिस्से के दूसरे ख़ानदान में चली जाती। मगर कहते हैं कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, हर काली रात के बाद सवेरा होता है, और मेरी गुलबाजी की राहों में भी दूर दूर तक सवेरा ही सवेरा था। पर अम्मी ने जो कुछ किया वो अपनी हरकत की वजह से सबकी नज़रों से गिर गई थी। अल्लाह सब माँओं को हदायत दे जो सौतेलापन दिखाती, हालांकि माँ तो माँ होती, क्या सगी क्या सौतेली। इसीलिए तो खुदा ने उसके कदमों तले जन्नत रखी, और मेरी माँ ने शायद गुलबाजी साथ ज्यादती करके अपनी जन्नत दाव पर लगा दी और हार गई। और मेरी गुलबाजी अपने सब्र और आला इखलाक की वजह से इस दुनिया में ही जन्नत पा गई, जहाँ उनकी राहों में दूर दूर तक बस फूल ही फूल होंगे इंशाअल्लाह।